नमस्कार दोस्तों, मैं दुबे सर दुबेस आइस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से एक सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट की हमारा जो कहा जाता है ज्योग्राफी की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन अब इस ज्योग्राफी को टारगेट हम लोग बना रहे हैं कि देखिए अधिकतर देखेंगे कि दिसंबर में आपका है कई एग्ज़ाम यहाँ पर है। एक सबसे पहला बीपीएससी पीटी, इसके बाद बिहार एएसआई, इसके बाद आपका रेलवे। ये सभी एग्ज़ाम कब है? दिसंबर में। निश्चित है कि आप ये हमारा एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, क्वालिफाई करना चाहते हो, तो दिसंबर तक ये टॉपिक पूरा फिनिश चाहिए। अब क्या है, तो इसीलिए मैंने एक टारगेट किया हुआ है कि इस टारगेट हमारा रहेगा इस क्लास के माध्यम से 30 आवर्स में पूरे आपका ज्योग्राफी फिनिश कर दे, यानी नवंबर लास्ट तक आपका ज्योग्राफी का पैकेज आपको मिल जाएगा। और देखिएगा एग्ज़ाम में जब बैठिएगा तो मालूम चलेगा जो भी हम बताए हुए हैं, मेरे द्वारा बताया गया है, क्वेश्चन है, टॉपिक्स बताया गया है, वो टोटल आपका आ रहा है। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। सिर्फ क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से स्टडी करना है। अब होता है कि ज्योग्राफी एग्जाम में क्या एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एराइज हो सकता है, क्यों ज्योग्राफी के ऊपर ही फोकस करें? तो ज्योग्राफी एक ऐसा हमारा सब्जेक्ट है, क्लियर, कि ज्योग्राफी यदि आप कंप्लीट करते हो तो ज्योग्राफी के साथ साथ आपका क्या, तो इकोलॉजी जो भी टॉपिक होगा, इकोलॉजी ये भी आपका कंप्लीट रहेगा। इकोलॉजी भी आपका कंप्लीट होता है ईवीएस, ये ईवीएस हो गया। तो सबसे अधिक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन है यूपीएससी पीटी में, आप देखिएगा जैसे 30 क्वेश्चन है, बीपीएससी में आपका है लगभग 15 से लेकर है 20 क्वेश्चन है, प्लस रेलवे में आप देखोगे तो रेलवे में भी आपका 10 से 12 क्वेश्चन रहेगा। तो क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? इसीलिए मैं चाहता हूं इस टॉपिक पर सबसे अधिक फोकस किया जाए। अब क्या है कि जैसे ज्योग्राफी में हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं तो ज्योग्राफी को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है मैप, सेकंड होता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और थर्ड होता है इंडियन ज्योग्राफी। अब होता है कि मैपिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। यदि मैप कंप्लीट करते हो तो आपका करेंट अफेयर्स भी कई सेक्शन हो जाता है, ये आपका कंप्लीट रहेगा, प्लस आईआर भी कंप्लीट रहेगा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप जिसको हम लोग कहते हैं। ध्यान रखना है, एक एग्जाम में 1 नंबर यदि बैक चले जाते हो तो हजारों लाखों स्टूडेंट से पीछे चले जाते हो। तो क्यों नहीं मैप को कंप्लीट करें? मैप भी आप चाहते हो तो हार्डली 3 से 4 क्लास में पूरा मैप भी कंप्लीट आपको मिलेगा। अब होता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, इस वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम लोग है कई सेक्शन में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हो गया लिथोस्फीयर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल, ये हो गया। इसके बाद आपका हो गया हाइड्रोस्फीयर, ये हो गया, जिसको कहते हैं जल मंडल। अब थर्ड में आपका क्या है, थर्ड में आपका हम लोग ये है जिसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर, ये हो गया, यानी वायुमंडल, ये है। अब यहाँ से ध्यान रखें, अब होता है कि सभी टॉपिक तो हम लोग को स्टडी नहीं करना है। होता है कि इसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल। इसी में एक टॉपिक आता है क्लाइमेटोलॉजी, ये हो गया, जिसको क्या बोलेंगे, जलवायु विज्ञान। ओके। अब होता है कि क्लाइमेटोलॉजी, तो अब लिथोस्फीयर से क्या है, क्वेश्चन नहीं के बराबर है, हार्डली क्वेश्चन एराइज हो सकता है 1 से लेकर 1 या 2 क्वेश्चन एराइज होगा, इसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन एराइज हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ है, एटमॉस्फेयर से है। एटमॉस्फेयर में एक टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी। तो ये वीडियो से हमारा है, यानी आज जो क्लासेस रहेगा ये मेन फोकस किस पर रहेगा, क्लाइमेटोलॉजी पर। यदि क्लाइमेटोलॉजी को कंप्लीट कर लेते हो तो ज्योग्राफी का जो मेन पार्ट था वो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको 5 स्टार देते हैं। ध्यान रखिए, इसको क्या करेंगे 5 स्टार, इसको 2 स्टार दिए,
इसको भी 2 स्टार दिया। यानी 5 स्टार का मतलब क्या है? यदि आप कहीं पर भी घूमने जाते हो, होटल का चॉइस करते हो, नेट से करो, ऑनलाइन से कहीं से भी करते हो या ऑफलाइन देखते हो, तो ये मालूम चलता है कि ये 5 स्टार हो, ये 3 स्टार है, तो ये डबल स्टार है, तो निश्चित है कि आपके माइंड में क्लियर ये 5 स्टार है, यानी मस्ट ये बहुत ही अच्छा हमारा होटल है, हमारा शानदार होटल होगा। उसी प्रकार ज्योग्राफी में एक शानदार लाजवाब एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी, और क्लाइमेटोलॉजी से हम लोग यहाँ से स्टडी वीडियो करते हैं। तो अब होता है कि क्लाइमेटोलॉजी में टोटल टॉपिक्स आपका कितना है, ध्यान रखिए, टोटल 16 टॉपिक्स है, लेकिन 60 नहीं बल्कि 8 टॉपिक्स है, लेकिन हम आपको इजी बनाने के लिए इसको 16 टॉपिक्स में डिवाइड किए हुए हैं। तो कौन कौन सा टॉपिक है हम लोग इसके बारे में अभी तुरंत चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग हैं जैसे चर्चा किया कि ज्योग्राफी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी में कौन कौन सा सिलेबस में है, कौन कौन सा टॉपिक है, ये जानना जरूरी है आप लोग के लिए। सबसे पहला हमारा एक टॉपिक आता है, इसको हम लोग क्या आता है, इंसोलेशन। इंसोलेशन यानी सूर्यताप, यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन। यानी ये मानकर चलो यहाँ पर क्या है, ये सन है, सन से ये रेडिएशन आपका कहाँ आ रहा है, ये अर्थ के ऊपर, ये आपका क्या हो गया, अर्थ हो गया। ये ध्यान रखिएगा, ये जब अर्थ हो गया तो अब सन से जो रेडिएशन आ रही है ये किस वेव में आ रही है, शॉर्ट वेव में। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। तो इसी के बारे में टोटल हम लोग को यहाँ पर स्टडी करना है कि इंसोलेशन जो सन से आने वाली रे है, इसका अर्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, एटमॉस्फेयर में क्या क्या इफेक्ट पड़ा, रेडियो वेव के बारे में यहां जानकारी मिलेगा। ओके, तो अब होता है उसी के बाद हमारा सेकंड टॉपिक कौन सा है, हीट बजट, जिसको कहते हैं उष्मा बजट। जो सन से रेडिएशन अर्थ के ऊपर पड़ता है, फिर अर्थ से हमारा ये रेडिएशन वापस जाती है, ये किस रूप में जाती है, और इसमें हमारा जो परसेंटेज आपका रह रहा है, इसी के बारे में स्टडी हम लोग करना है। कंपोजिशन, तो किसका कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन हो गया कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है, यहाँ ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर यानी संरचना, एटमॉस्फेयर का जो आपका स्फीयर के ये लेयर जो होता है, ये लेयर को कितने टाइप्स का डिवाइड करते हैं। इसके बाद क्या हो गया, टेम्परेचर, तापमान, प्रेशर, ध्यान रखिएगा, विंड। अब ये टेम्परेचर और ये प्रेशर मिलकर हमारा किसके ऊपर इफेक्ट डालता है, तो विंड के ऊपर। तो विंड का फॉर्मेशन कैसे होता है यहां पर हम लोग देखेंगे। जब ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होगा तभी आप विंड भी समझ पाओगे। इसके बाद होता है ह्यूमिडिटी, जिसको हम लोग कहते हैं आर्द्रता, ध्यान रखिएगा। अब हमारा इस सेकेंड फेज में चलते हैं, तो अब यहां पर कौन सा हो गया, क्लाउड। ओके, ये जो हो गया, तो अब बताएगा ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तभी ना आपका है ये क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। अब क्लाउड से यहाँ पर अब हमारा क्या होगा, ये रेनी सीजन आएगा, रेन होगा। ओके, तो ये हो गया, तो रेन यानी वर्षण के बारे में ये टॉपिक पढ़ना है। फिर अब होता है कि यहीं पर आपका एक टॉपिक आ गया, जेट स्ट्रीम हो गया, एयर मास हो गया, साइक्लोन हो गया, एंटी साइक्लोन हो गया। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, कैसे कैसे होता है, ये यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे। और क्लाइमेट क्लासिफिकेशन हो गया, यानी और एक होता है वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज हो गया। और क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में एक होता है कोपेन। कोपेन के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो आपका हो जाएगा क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो ये जो टॉपिक हम लोग देखें ये सबसे अधिक आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके लिए हम लोग को एक एक टॉपिक आपको क्लासेस में बताया जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा है कि क्लाइमेटोलॉजी का टोटल टॉपिक्स कौन कौन सा है। अब होता है कि इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है, देखिएगा, इंसोल्यूशन। इंसोल्यूशन यानी क्या होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो इसको पढ़ने के लिए हमें ये आपका टॉपिक देखना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, अर्थ होता है। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो सन से आ रही है, तो इसी के द्वारा हमारा एटमॉस्फेयर का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब होता है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन में तो सन रेडिएशन आ गया। तो सन के बारे में हम लोग यहां पर जब देख लेते हैं, ये सन रेडिएशन हो गया। तो अब होता है कि सन रेडिएशन से एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन एक तरह से मान सकते हैं कि क्योंकि हमारा पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन किसको कहते हैं, सन से हुआ है।
अब होता है कि सन से ही हमारा रेडिएशन आया, एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ। अब नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हो गया, तो एटमॉस्फेयर का पोजीशन को फिक्स करने वाला कौन सा हमारा आ गया, तो ग्रेविटी आ गया। तो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल की बातें करते हैं। तो एटमॉस्फेयर यानी पृथ्वी के ऊपर जो एटमॉस्फेयर का जो लेयर है उसको, उसके पोजीशन को फिक्स किया, जिसको ग्रेविटी फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण यानी आपका हमारा बल हो गया। इसके बाद होता है एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हो गया। जो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होगा इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो अर्थ के अंदर से लगने वाले जो फोर्स हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, इंडोजेनेटिक फोर्स यानी अंतर्जात बल। ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होगा, वोल्केनो आ गया, इसमें क्या हो गया, अर्थक्वेक आ गया। तो वोल्केनो से भी डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हमारा फॉर्मेशन होता है, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो गया। यानी ये तीन जो मिलकर ये पूरे अर्थ के ऊपर हमारा ये एक हमारा तीन फोर्स अर्थ को कंट्रोल करने का काम करता है। पहला कौन हो गया, सन रेडिएशन, सेकेंड कौन सा हो गया, एटमॉस्फेयर, और थर्ड कौन सा हो गया, इंडोजेनेटिक फोर्स हो गया। अब होता है कि इन हमारा है, देखिए अब होता है कि सन रेडिएशन, सन रेडिएशन से ही सबसे पहला हमारा एयर बना, ओशियन सर्कुलेशन बना, लाइफ यानी हमारा है ओशियन के पहले कोई भी अर्थ के ऊपर लिविंग थिंग्स नहीं था। तो अब आपके माइंड में डाउट आपका रहेगा कि हमारा जब ओशियन का फॉर्मेशन यानी वाटर का फॉर्मेशन होता है H2O से, तो ये जब हमारा लाइफ ही नहीं था तो ऑक्सीजन हमारा पहले कैसे आ गया। यानी अब आपका है कई प्रकार के क्वेश्चन एराइज होगा। तो इस हमारा टॉपिक में जब हम स्टडी करेंगे पूरे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ये सब पढ़ने के बाद ध्यान रखिएगा, अब क्या होता है मेन रूप से यही सब खास है, और जो भी आप फोर्सेस के बारे में पढ़ते हो ये सब क्या है, बकवास है। ओके, तो अब हमारा एक टॉपिक चलते हैं इन सॉल्यूशन। अभी हम लोगों ने टॉपिक की चर्चा किया क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में टोटल कितने टॉपिक्स हैं, 16 टॉपिक्स हैं। अब आप बताइएगा, आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा पॉइंट मिले जिससे हम तुरंत क्या करें, स्टडी कर एग्जाम क्रैक कर जाए। और जो भी इस टॉपिक से आएगा एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। तो सबसे पहला टॉपिक था इंसोलेशन। इंसोलेशन जिसको हम लोग कहते हैं सूर्याताप, यानी सूर्य का ताप, यानी सन रेडिएशन, ये हो गया। तो अब होता है कि सबसे पहला माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं कि ये सन में जो एनर्जी होता है, इन सन का एनर्जी का फॉर्मेशन किस रूप से हुआ, सन में एनर्जी कैसे बना। तो ध्यान रखिएगा, एक ऐसे हमारे व्यक्ति हैं जिन्होंने सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी जो सन होता है, सन में एनर्जी का फॉर्मेशन किस रूप में होता है इसको लेकर उन्होंने डिफाइन किया। तो होता है क्या, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी, एक व्यक्ति का नाम है आइंस्टीन, आइंस्टीन के द्वारा यह बताया गया कि सन में एनर्जी का फॉर्मेशन किस रूप में होता है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे एक न्यूक्लियर फिजन होता है, एक फ्यूजन होता है। फिजन फ्यूजन, यहां पर क्या होगा, फ्यूजन होगा, क्लियर। तो न्यूक्लियर, उन्होंने कहा कि यहां पर है न्यूक्लियर फ्यूजन, ये हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन, ये होता है। अब नाभिकीय संलयन क्या होता है, मान लीजिए अब होता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सन में एनर्जी का फॉर्मेशन किस रूप से हुआ। तो सबसे पहला कि मैक्सिमम जो गैसेस है कौन सा है, हाइड्रोजन है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी 4 हाइड्रोजन एटम ले लिए, ये ले लिए 4। अब क्या है, तो इस हाइड्रोजन के ऊपर हमारा किसका इफेक्ट पड़ा, न्यूक्लियर फ्यूजन का। तो ये हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया, हीलियम में कन्वर्ट हो गया। ध्यान रखिएगा, यानी अब होता है कि ये जो हमारा, यानी टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना, हीलियम बना, क्लियर। यहां पर अब क्या है कि ये जो 4 हाइड्रोजन का जो मास रहेगा, मानकर चलो ये मास भी क्या है, 1 यूनिट है। तो निश्चित है कि ये हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो, हीलियम में। तो ये भी क्या होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। लेकिन यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन से जब कन्वर्ट 1 यूनिट में हो रहा है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं हुआ। अब यहां पर 1 यूनिट की जगह पर कितना 1 यूनिट हो जाएगा, 0.7 यूनिट हो गया।
ध्यान रखिए कितना 0.7 यूनिट हो गया। तो अब आपके माइंड में ये आएगा कि ये जो 0.7 है तो कितना बच गया, 0.3 बच गया। जो 0.3 यूनिट है ये यूनिट क्या करेगा, हीलियम में न कन्वर्ट होकर ये अब ये लाइट के रूप में ये कहां निकलेगा, बाहर निकलेगा। ध्यान रखिए, यानी अब होता है कि सन में एनर्जी का कन्वर्ट हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। जो हमारा मास बच गया 0.3 यूनिट, यही हमारा लाइट के रूप में कहां आ रहा है, अर्थ के ऊपर आ रहा है। तो अब आप लोगों ने जाना कि सन में एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये लाइट कहां से आया, क्लियर यहां पर। अब क्या है कि हम लोग है यहां देखेंगे, देखिए अब है सन, तो सन के एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब होता है कि सन का जो आउटर पार्ट होता है ना, बाहरी पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोस्फीयर। ये हो गया आपका, जिसको कहते हैं प्रकाश मंडल। अब हमारा जो अब रेडिएशन जो आ रही है, उस रेडिएशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रोमोस्फीयर। ध्यान रखिएगा, जैसे मॉर्निंग के समय, इवनिंग के समय सन का कलर रेड कलर का दिखाई दे रहा है, समझिए। तो अब होता है कि उसी स्फीयर को हम लोग कहते हैं क्रोमोस्फीयर कर दिए हैं। क्रोमो का मतलब क्या आता है, वर्ण यानी कलर, कलर हो गया यानी वर्ण हो गया। तो ये कलर जो बनता है ये क्रोमोस्फीयर से बाहर जो लाइट निकलती है उसी से हमारा क्या बनता है, कलर बन रहा है। अब होता है कि सन का डिफ्यूजन, यानी हम लोग क्या है, इंसोलेशन जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। तो इंसोलेशन का डिफ्यूजन क्या होता है, तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी सन से आने वाली जो रेडिएशन है, क्लियर, इसी को इंसोलेशन कह दिए। तो देखिए इन, तो यहां से इन ले लिए, इनकमिंग, सोल यहां से सोल हो गया, और रेडिएशन ये हो गया, यहां का लास्ट पॉइंट ले लिए। तो यही इनकमिंग सोलर रेडिएशन से हमारा क्या बना, इंसोलेशन बन गया। तो अब क्या होता है कि जो रे अर्थ के ऊपर आ रही है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री कर रहा है, वह यहीं से सोलर स्पेक्ट्रम हो गया। तो अब यहां से क्वेश्चन क्या होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, सन से जो यहां से रे आ रही है, ये जो रे आ रही है ना, ये किस रूप में आ रही है, शॉर्ट वेव के रूप में। शॉर्ट वेव होता है, ये सब देख लो, ये फिजिक्स का पार्ट है। लेकिन फिजिक्स, क्लाइमेटोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है, फिजिक्स और ज्योग्राफी आपस में मिलकर होता है। तो अब होता है शॉर्ट वेव, ध्यान रखिएगा। तो शॉर्ट वेव हो गया। अब इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक वेव हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंगे हो गई। तो अब वो जब सन से जो भी हमारा लाइट आ रही है, ये किस वेव के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, यानी वो हमारा ये क्या होता है, तो ये एक ऐसा होता है कि वो उसको क्रॉस करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है। ओके, तो उस लाइट को हम लोग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में देखते हैं। तो अब होता है, और जो लाइट चलता है किस रूप में चलता है, फोटोन। किस रूप में चल रहा है, फोटोन के रूप में। तो जब ये अब आया, तो ध्यान रखिएगा, अब इस लाइट को हम लोग क्या करेंगे, इस लाइट को 3 रूप में डिवाइड करेंगे। एक हो गया जिसको इनविजिबल रे कहेंगे, ये हो गया। एक क्या हो गया, विजुअल रे हो गया। और यहां पर भी ये जो हमारा हो गया, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक है, इसको भी इनविजिबल, यानी विजुअल, इनविजिबल, विजुअल, इनविजिबल। अब जब सन से रेडिएशन आ रही है ना, अब ध्यान रखिए कई रूप होता है। पहला हमारा हो गया एक्स और गामा। ध्यान रखिए, पहला क्या हो गया, एक्स और गामा। क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं इस तरह से, यानी आपका अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे कम वेवलेंथ किसका है, मैक्सिमम किसका है, तो हम लोग यहां पर देखेंगे। तो अब देखिए, सबसे एक्स और गामा रे हो गया, इसके बाद क्या हो गया, अल्ट्रा वायलेट रे। तो क्या ये सभी हमारा रे अर्थ के ऊपर आ रही है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है हम लोग अभी देखेंगे। इसके बाद क्या हो गया, विजिबल रे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आंखों से देख सकते हैं, उसे विजिबल रे कह दिए। इसके बाद यहां पर इंफ्रा और हीट रे हो गया, ध्यान रखना। तो एक्स गामा, अल्ट्रा वायलेट, विजुअल रे। विजुअल रे में कितने कलर होते हैं, 7, याद कीजिएगा। विग्योर, ये जो आपका कोड होता है, इस तो निश्चित है कि आप बचपन से ही पढ़े आ रहे हो, ओके, जिसको इंद्रधनुष रेनबो कहते हैं। अब यहां से इंफ्रा हो गया, हीट रे हो गया।
अब बताइए यहां से जो रे निकल रही है एटमॉस्फेयर के जो लेयर होता है उसी में एंट्री करेगा। तो यहां से अब होता है कि यदि क्वेश्चन आ गया कि सबसे कम माइक्रोमीटर किसका होता है, तो अब होता है 100 और गामा का 0.005 2.1 हो गया। अब यहां से हो गया यूवी रे का, अल्ट्रावायलेट का 0.2 से लेकर 0.4 हो गया। और मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विजुअल रे कितने माइक्रोमीटर से स्टार्ट होता है, यानी हमारी जो नेकेड आई है, हम कलर को जो देख रहे हैं उसका हमारा वेवलेंथ क्या होता है। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा 0.4 to 0.7 मीटर के बीच ही हम कलर को देख पाते हैं। और इधर से हमारा जो एक्स गामा हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, इसे हम देख नहीं सकते हैं, वही लोग देख सकते हैं जो कृष्ण भगवान ने जिसको दिव्य दृष्टि दिया होगा। क्या ये हमारा एक महाभारत में था, कौन सा संजय, जो हमारा है बैठे बैठे पूरा युद्ध की चर्चा हमारा किससे कर रहा था, राजा से। अब हमारा वही हमारा ध्यान रखें, इसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, इसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, और विजुअल रे को देखने के लिए मानव दृष्टि चाहिए। तो हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है, हमारे पास क्या है, मानव दृष्टि है। और जो मन की आंखों से देखते गए उसको दिव्य दृष्टि कहा गया। अब ये रे आया अर्थ के ऊपर, और अब जैसे ही एक्स और गामा रे यहां से चला, तो जैसे ही यहां चला ये आयनोस्फीयर से टकरा गया। कहां से, आयनोस्फीयर से। ध्यान रखिएगा ये सन रेडिएशन का हमारा जो एक्स और गामा है यहां से एंट्री करता है, तो ये आयनोस्फीयर में है, और यहीं से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया। यानी आयनोस्फीयर के पास कौन सी हमारी रे आती है जो रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो एक्स और गामा हो गया। अब यहां ध्यान रखिएगा, अब यहीं पर आपका हमारा एक और हमारा, इसको थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है। अब यहां से बहुत प्रकार की हलचल होगी, केमिकल रिएक्शन होगा कि आयनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर एक ही लेयर को कहते हैं, लेकिन जब यहां पर पढ़ने जाओगे तो काफी डिफरेंस हो जाएगा। क्योंकि अब आयनोस्फीयर का फॉर्मेशन कैसा हुआ यहां पर हम वो देखेंगे। इसके बाद कौन सा, यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरण। अब यहां से क्या, ये अल्ट्रावायलेट आया और डायरेक्ट ये अब है यहां से आया स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में आपका यहां देखते हो यहां पर, ओके, ये जो हो गया इसके क्या कहेंगे, ओजोन लेयर O3 कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे, O3 हो गया यहां। तो O3 अब जैसे ही यहां पर कौन, अल्ट्रावायलेट आया, O3 से टकरा कर ये वापस चला गया। ओके, तो हम लोग ये देख लिए कि हमारा दो, एक एक्स गामा कहां से रिटर्न, आयनोस्फीयर से। यूवी रे ये कहां से रिफ्लेक्ट करेगा, आपका यहां स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। और इस हमारा अभी देख रहिएगा कई लगभग हमारा 6-7 मंथ से जो लॉकडाउन है, उसके पहले अप्रैल में यह कहा गया था, अप्रैल 2020 में कहा गया था कि आर्कटिक ओशियन के पास यानी 10 लाख वर्ग किलोमीटर ओजोन लेयर में होल हो रहा है। इससे कैसे बचा जाए, कई प्रकार के वर्ल्ड में मीटिंग हो रहा था, लेकिन कहा जाए, ध्यान रखिएगा, जैसे ही कोरोना आया, कोविड-19 ये जो हमारा वायरस हमारा एंट्री कर गया एटमॉस्फेयर में, तुरंत लॉकडाउन हो गया। और जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो सबसे पहला इफेक्ट कहां पड़ गया, एटमॉस्फेयर में, कि फिर से जो होल हो रहा था वो क्लियर हो गया। तो एक तरह से कहा जाए एग्जाम के पॉइंट के व्यू से, किसी लॉकडाउन में एटमॉस्फेयर में क्या इफेक्टेड पड़ा, पीटी हो या मेंस हो, किसी भी एग्जाम के लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब हमारा स्ट्रेटोस्फीयर हो गया। इसके बाद विजुअल, विजुअल रे कहां आ रहा है, अर्थ के ऊपर आया, ध्यान रखिएगा। तो ये अर्थ के ऊपर आया, और अर्थ के VIBGYOR। अब होता है कि इन सभी रे के बारे में जब स्टडी करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। ओके, तो ये सब चर्चा करेंगे। अब होता है इंफ्रा, देखिए अब इंफ्रा रे आया, और ये आया और ये अर्थ के अंदर चला गया। तो अब क्या है कि ये अर्थ के अंदर चला गया, तो अर्थ के अंदर कहां कहां पर मिनरल्स, नेचुरल गैसेस है, उसके बारे में आइडेंटिफाई करने का काम कौन कर दिया, इंफ्रारेड। तो निश्चित है कि अभी प्रेजेंट में
जो हाईटेक हमारे साइंटिस्ट के बारे में बातें किया जाए, उन्होंने क्या किया, एक सैटेलाइट लगा दिया ओके और अंतरिक्ष में, और सैटेलाइट से हमारे इंफ्रारेड को ऑब्जर्व कर लिया, और उस सैटेलाइट के इंफ्रारेड का यूज करके यह मालूम किया जा रहा है कि ओशियन के अंदर कौन कौन सा मटेरियल छुपा हुआ है, अर्थ के अंदर कहां पर आपका नेचुरल गैसेस है, मिनरल्स है, इसके बारे में आइडेंटिफाई करने का यूज इंफ्रारेड से किया जाने लगा। ध्यान रखना। अब होता है हीट रे, तो हीट रे हमारा कितना माइक्रोमीटर होगा, 3 to 3000 ओके। तो ये आ रहा है और इसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। ध्यान रखना। अब ये आपका जो लेयर है, ये एग्जाम में रेलवे से लेकर हमारा यूपीएससी की बातें करते हैं, बीपीएससी जेपीएससी की बातें करते हैं, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, इसलिए इग्नोर नहीं करना। ध्यान रखना। अब क्या है, इसमें हम लोग तो स्टडी किए, तो सन का रेडिएशन कैसे आया, कैसे रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, तो अब बताइएगा सन रेडिएशन आ रहा है तो अर्थ भी तो एब्जॉर्ब कर रहा है। अर्थ कितना, तो 51% एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये टॉपिक कहाँ पढ़ेंगे, कितना हमारा आ रहा है, कितना ये एब्जॉर्ब कर रहा है, कन्वेंशन कंडीशन, ये सब हीट बजट में पढ़ लेंगे ओके। तो अब क्या है कि यहाँ से हम लोग देख लिए, तो अब नेक्स्ट यहाँ देखिएगा, ये क्या है, सन है। फिर उसी को अब जैसे ही अर्थ के ऊपर आया तो अर्थ का कहा जा सकता है ना, ये अर्थ हो गया, अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है ये 1000 किलोमीटर तक कहा जाता है, और अधिकतर बुक में देखिएगा क्या करते हैं 2900 किलोमीटर तक कह देते हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर। नहीं, एनसीईआरटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक हो, उसमें ये आइडेंटिफाई किया गया है क्यों कहा गया ओके। अब आया ये अर्थ, अब यहाँ पर आपको क्या मिला, माउंटेन। ध्यान के अर्थ के ऊपर क्या है, माउंटेन। अब माउंटेन के ऊपर आइस केप यानी बर्फ से जमा हुआ ये पार्ट है, यहाँ पर रेडिएशन पड़ा, यहीं से आपका क्या गया, रिफ्लेक्ट कर गया, तो उसको एल्विडो कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्विडो ओके। तो अब यहाँ से आए ये वाटर, यानी सबसे अधिक रेडिएशन के एब्जॉर्ब करने वाला कौन सा पार्ट है, H2O वाटर हो जाता है, यानी 60% वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब कन्वेंशन प्रक्रिया से ये क्या होता है, गर्म भी हो जाता है ओके। अब यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, तो अब यहाँ पर क्लाउड है, क्लाउड भी क्या करता है कि यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दिया। अब यहाँ से डस्ट पड़ा, ध्यान रखिए ये क्या हो गया, डस्ट हो गया। तो अब यहाँ से डस्ट हो गया, तो इंसोलेशन क्या होता है, यहाँ ध्यान रखना, जब स्मॉल डस्ट पर पड़ता है, जब रिफ्लेक्ट होता है, उस वहाँ से क्या होता है, स्कैटरिंग यानी चारों तरफ फैल जाता है। और जब स्मॉल लार्जेस्ट डस्ट पर पड़ता है, वहाँ स्कैटरिंग नहीं करता, वहाँ डिफ्यूजन करता है। ध्यान रखना, यानी स्कैटरिंग कहाँ करेगा, डिफ्यूजन कहाँ करेगा। एल्विडो कहाँ होगा, तो एल्विडो यहाँ पर आया सन रेडिएशन आइस कैप, यानी जैसे मान लीजिए ये माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर हमारा बर्फ है और वहाँ से हमारा क्या हुआ, रिफ्लेक्ट कर गया। अब होता है यहाँ से अर्थ, ये सरफेस यहाँ से आया और सन रेडिएशन रिफ्लेक्ट किया, तो ये जो यानी अर्थ से जो सन के तरफ जा रही है, ये किस रूप में जा रही है, लॉन्ग वेव के रूप में जा रही है होगा। किस रूप में जाएगी, लॉन्ग वेव के रूप में जाएगी। तो देखिए ये जो टॉपिक है, ये जो आपका है, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये टॉपिक रिवीजन कीजिएगा। जहां से भी प्रॉब्लम होगा तुरंत हमारा है व्हाट्सएप पर हो गया, या हमारा है जो भी आपका यूट्यूब पर आप देख रहे होगे, मैसेज करके आप क्वेश्चन एराइज करना चाहते हो, क्वेश्चन एराइज कर सकते हो ओके। अब इसमें कोई भी डाउट्स जो भी रहेगा ध्यान रखिएगा। अब होता है क्या, इस टॉपिक को हम लोग पढ़े, इस टॉपिक के अलावा भी हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, हीट बजट हो जाता है। ये पीटी के व्यू से हमारा क्वेश्चन किस प्रकार आता है, एग्जाम में अभी चर्चा किए हुए, लेकिन मेंस में कैसे एराइज होता है तो अभी इसकी हम चर्चा नहीं किए हुए ओके। चलिए ओके, थैंक्स।